क्लास 10 स्टूडेंट, स्वागत है फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इसके पिछले वीडियो में टर्म 2 का लेटेस्ट वीडियो जिसमें हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीट कर चुके थे, उस वीडियो का लिंक आप आई बटन में देख सकते हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चंस को करेंगे। एक और बात, सेक्शन सी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले सेक्शन बी का एक क्वेश्चन हमसे छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 9, उसे सबसे पहले कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चंस को, जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन ईच हैं, उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसे ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस ऑफ अ सर्टेन डिसीज एडमिटेड ड्यूरिंग अ ईयर इन अ पार्टिकुलर हॉस्पिटल। ठीक है ना। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल के अंदर क्या है, शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस ऑफ सर्टेन डिसीज। कोई डिसीज हुआ है जिसके अकॉर्डिंग लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। ठीक है ना। तो उस ईयर में जो एडमिट हुए हैं लोग, उनके बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है कि फाइंड द एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर्ड। कह रहा है कि फाइंड द एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर्ड। किस एज में जो सबसे मैक्सिमम लोग एडमिट हुए हैं उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे जो आपका क्लास इंटरवल है, आप ध्यान से देखें तो ये जो है ना कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक है। 5 से 14 और फिर 15 जंप करके चला गया। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसे कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है। कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम लोग क्लास इंटरवल को क्लास इंक्लूसिव बनाएंगे। ठीक है ना, क्लास इंक्लूसिव। और उसके लिए हमको क्या करना होगा कि 0.5 इधर घटाएंगे और 0.5 इधर बढ़ाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4.5 टू 14.5। उसी तरह से 15 को हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 14.5 से 24.5। फिर इसमें हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं 24.5 से लेके 34.5 तक। फिर यहाँ से 34.5 से लेके 44.5 तक, फिर 44.5 से लेके 54.5 तक, और 54.5 से लेके 64.5 तक। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग कर देंगे। उसके बाद आपका जो पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर्ड, इसका मतलब वो मैक्सिमम जो आया है उसको पूछ रहा है। तो कौन सा डाटा सबसे अधिक बार आया है ये बोलता है, तो इसका मतलब मॉड पूछ रहा है। और मॉड वाला क्वेश्चन जो है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में जब पूछ रहा है तो मॉड का फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। और मॉड का हम लोग फार्मूला लिखेंगे L प्लस F माइनस F1। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे आपको सारे फार्मूलाज में वैल्यूज़ को प्लग इन करना होगा और आंसर आ जाएगा। उसके लिए जब मॉड में हम लोग जो L लिखते हैं, उसके लिए हम लोग को मॉडल क्लास को पता करना होता है। और मॉडल क्लास का मतलब कौन ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे अधिक बार आई है, 23 है। तो ये 23 का जो इंटरवल है वही हमारा मॉडल क्लास होगा। यानी कि मॉडल क्लास की बात करें हम, तो मॉडल क्लास हमारा 34.5 से लेके 44.5 के है। यानी कि L का वैल्यू पूछा जाए तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास तो 34.5 हुआ। ठीक है। और अब हम अगर F की बात करें, फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी ये जो F होता है वो उसी का जो मॉडल क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो 23 हो गया। ठीक है ना। और अगर F1 की बात की जाए तो F1 जो होता है उसके जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि 21। और F2 जो है हमारा वो फ्रीक्वेंसी जस्ट बाद वाली होती है। ठीक है, तो ये 14 हो गया। और H का मतलब लेंथ, तो आप 5 में से 5 घटाओगे तो 0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो आप। तो 44.5 माइनस 34.5, तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 3 गया 1, यानी कि आप कह सकते हो कि जो H है हमारा वो 10 है। अब सब वैल्यू प्लग इन करिए, तो L लोअर लिमिट जो होगा वो हो जाएगा 34.5 प्लस F का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू
एफ, तो 2 इंटू एफ का मतलब 23 माइनस F1 का मतलब हो जाएगा आपका 21 और माइनस F2 का मतलब 14, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा 34.5 प्लस यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट होगा और 23 2 जा 46 माइनस 4 और 1 5 और 2 और 1 3 35, यानी कि 35 10 45 यानी कि 11 बचेगा, ठीक है ना, 11 बचेगा। तो ये हो जाएगा 34.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है ना। तो ये आपका, अब इसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना होगा। तो आप इसको कर सकते हैं आगे, ठीक है ना, 11 से डिवाइड करके या एलसीएम लेके, जैसे भी आप करना चाहते हो वैसे वो आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चन पे। अब देखिए सेक्शन सी के क्वेश्चन सबसे पहला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है और आप सोचिएगा इस क्वेश्चन को कि कैसे सोचते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो वर्क का होता है, टाइम का होता है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि क्या तरीका होता है बनाने का। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो एक नया क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा तो वो भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि A takes 6 days लेस देन B टू डू अ वर्क, यानी कि B जितना टाइम लेता है उसके कंपेयर में A जो है वो 6 डेज कम लेता है किसी एक काम को कंप्लीट करने में। इफ़ बोथ A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 4 डेज, और कह रहा है कि वही काम, सेम काम को अगर A और B दोनों मिल के करते हैं तो निश्चित रूप से कम दिन लेंगे, तो वो जो है वो 4 डेज ले रहे हैं दोनों मिल के अगर कर रहे हैं तब। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल B टेक टू फिनिश इट, कह रहा है तो बताओ कि B उस काम को करने में कितना दिन समय लेगा, ठीक है ना। हाउ मेनी डेज तो हमें नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं कि लेट n डेज, है ना, टेक n डेज टेक B टू डू या टू फिनिश अ वर्क, है ना, दैट वर्क, उस काम को करने के लिए हमने मान लिया कि B जो है वो n डेज लेगा, ठीक है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक काम को कंप्लीट करने के लिए, सुनिएगा, n डेज में B जो है वो एक काम को कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, अपना जितना ताकत होगा एक दिन में उतना तो झोंकेगा ना, भले वो पूरा दिन काम करवाओ चाहे 4 दिन में काम कंप्लीट कराओ, लेकिन एक दिन में जो काम करेगा वो अपना एनर्जी के अकॉर्डिंग ही कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चंस को 1 आवर में कन्वर्ट करते हैं पूरा सिचुएशन को, या 1 डेज में कन्वर्ट करते हैं पूरा सिचुएशन को। तो हम मान लेते हैं कि n डेज में, इन n डेज B टेक या B फिनिश 1 वर्क, है ना, एक काम को वो कंप्लीट कर देता है। तो इन 1 डेज B फिनिश 1 बाई n पार्ट ऑफ वर्क, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर n डेज में एक काम को कंप्लीट कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से, 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर अपने देख पा रहे होंगे, ओके, ठीक है ना। तो हमने ये मान लिया कि n डेज में B एक काम को पूरा कंप्लीट कर रहा है, n दिन ले रहा है, हमको नहीं मालूम था कितना दिन, तो n दिन ले रहा है, तो एक दिन में पूरा काम तो नहीं कंप्लीट करेगा, तो कुछ भाग ही करेगा, तो इसीलिए हम लोग इस n को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1 बाई n पार्ट ऑफ वर्क। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा A के बारे में बोला गया है कि A टेक्स 6 डेज लेस देन B टू डू अ वर्क, तो n दिन ले रहा है B, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A takes to finish a work in n-6 days। क्यों? क्योंकि A के बारे में बोला गया है कि वो 6 दिन कम में ही कंप्लीट कर देगा उस काम को, ठीक है। तो फिर निकालेंगे 1 डे वर्क ऑफ A, क्या हो जाएगा, 1 बाई n-6 पार्ट ऑफ वर्क। कैसे? तो हमने बोला कि अगर एक पूरा कंप्लीट काम को करने में n-6 डेज ले रहा है, यानी कि n-6 डेज में एक काम कंप्लीट हो रहा है, तो एक डे में क्या
का कुछ भाग ही कंप्लीट होगा, इसलिए 1/n-6 डेज। तो हम एक दिन का काम ए का भी निकाल लिए, एक दिन का काम बी का भी निकाल लिए। अब बाई बोथ, है ना, कितने दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं? 4 डेज में। बाई बोथ ए एंड बी, है ना, टेक 4 days टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश अ वर्क, यानी कि 4 दिन में ए और बी मिल जाते हैं तो पूरे काम को कंप्लीट ही कर देते हैं, निपटा देते हैं। तो बाई बोथ ए एंड बी 1 डे वर्क, अगर दोनों मिलके एक दिन काम करते हैं तो निश्चित रूप से 1/4 पार्ट ऑफ वर्क करेंगे, क्योंकि 4 दिन में वो पूरे काम को निपटा दे रहे हैं। नहीं, दोनों मिल जाते हैं तब तो एक दिन में 1/4 काम करेंगे, तभी ना दूसरा दिन 2/4, तीसरा दिन 3/4, चौथा दिन पूरा का पूरा, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि इसका एक दिन का काम 1/n है, प्लस ए का एक दिन का काम 1/n-6 है, और दोनों को जोड़ दिए तो इसका किया हुआ काम का पार्ट प्लस इसका काम किया हुआ पार्ट अकेला है, और दोनों का किया हुआ काम ये 1/4। तो दिस इज सॉल्यूशन। अब यहीं से आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं। एलसीएम आप लेंगे तो n और n-6 होगा, यहाँ n से n कट जाएगा तो n-6 होगा, n-6 से n-6 कट जाएगा तो यहाँ से प्लस में n होगा, और इज इक्वल टू 1/4। तो n और n जुड़ जाएगा, 2n हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2n-6, ठीक है ना, इनटू में आप 4 कर सकते हैं, इस 4 को इधर ले आएंगे तो, और n और ये n-6 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो आप ये कह सकते हैं कि n² -6n, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये 4 × 8n -6 4 × 24 और इक्वल टू n² -6n। अब सारे को उधर भेज दे अगर तो ये n² -8 और 6 14n, और ये प्लस में 24, और इधर जो है वो 0 बचा क्योंकि हमने सारे को उधर भेज दिया। तो 14 और 10 24 होता है, तो n² -10n -4n, नहीं हो पाएगा, 6 चौके 24 का करना होगा ना, फिर तो 24 का करते हैं, 12 6 और 3, तो 2 दूना 4 दूना 8 3 11, नहीं हो पाएगा, 3 दूना के 6 हो गया, और 3 दूना के 6 हो गया, और 4 हो गया, 6 4 10, अच्छा 3 दूना के 6 दूना के 12 और 2 ले लो, 12 और 2, 12 दूना के 24 हो जाता है, तो n² -12n -2n, 12 और 2 14 हो जाएगा, 12 दूना 24 भी हो जाएगा, प्लस 24 इक्वल टू 0। अब n कॉमन ले लेंगे तो n -12 -2 कॉमन ले लेंगे तो n -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आया n -2 और यहाँ से आया n -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n -2 बराबर 0 भी आया, और यहाँ से n -12 बराबर भी 0 हुआ, तो n बराबर 2 डेज और n बराबर 12 डेज। अब यहाँ से आंसर तो एक ही होगा, n बराबर चाहे 2 चाहे n बराबर 12, तो हम ये कहेंगे कि n बराबर 2 नहीं होगा। अब कहोगे ये कैसे आप जान गए कि n बराबर 2 डेज नहीं होगा, तो जरा बताओ कि b कितना टाइम ले रहा था, b टू फिनिश द वर्क n डेज ले रहा था। तो अगर हम 2 दिन माने तो a तो 6 दिन कम ले रहा था उससे। अब जरा बताओ कि a का अगर वर्क निकालोगे तो 2 - 6 करना पड़ेगा ना फिर तो, क्योंकि n तुम्हारा 2 अगर लोगे तो यहाँ पे 2 रखोगे तो ये क्या निगेटिव आएगा क्या, -4 डेज में a वर्क कंप्लीट करेगा क्या, नहीं ना। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। अगर कारण लिखना होगा तो लिख दोगे बिकॉज a टेक नेगेटिव टाइम, ठीक है ना, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप क्या कह सकते हो कि b टेक्स 12 डेज टू फिनिश द वर्क, और इसको घेर के आप आंसर लिख दोगे, ठीक है ना। आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है और आप समझे हुए होंगे, ठीक है ना। और नहीं समझ में आया तो ज़रूर बताएंगे, फिर से हम इसे समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग, इसी का एक और करके क्वेश्चन है उस पर, वो भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसे भी आप देखें।
अब देखिए इसी का एक और करके क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर टेक 6 आवर्स टू फिल अ टैंक। कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स, 2 नल है या 2 टंकी आप कह सकते हो, है ना। वो क्या कर रहा है कि एक टैंक को भरने में, एक पूरे टंकी को भरने में 6 आवर्स ले रहा है। टैप्स का मतलब टूटी जो होता है ना उसको बोल सकते हैं, ठीक है, या पाइप बोल सकते हैं। तो दोनों पाइप अगर एक साथ, अगर एक पूरे टैंक को अगर भर रहा है तो 6 आवर्स ले रहा है। इफ़ द टैप विथ द लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर्स लेस देन द टैप विथ द स्मॉलर डायमीटर, देन फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैप। कह रहा है कि एक जो टंकी है, जैसे मान लीजिए कि एक टैंक है आपके पास, इस टैंक में एक इतना मोटा पाइप है और एक इतना मोटा पाइप है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से इसकी डायमीटर ज़्यादा है और इसकी डायमीटर कम है। तो जो ज़्यादा डायमीटर वाला पाइप है जिससे हम इस टैंक को भर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 9 आवर कम ले रहा है। 9 आवर, जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि ये n आवर अगर ले रहा है पूरे टैंक को भरने में अकेला, तो ये जो लेगा वो n माइनस 9 आवर लेगा, है ना। n - 9 आवर लेगा ये टैंक को भरने में, ठीक है जी। तो कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन टेक, हाँ, अब दोनों अगर एक साथ खोल दिया जाए, जैसे मान लो कि सबसे पहले आप इसको खोले, इसको बंद कर दिए टैंक, इस टैप को, तो ये n आवर अगर लेगा। फिर इस पूरे टैंक को खाली कर दिए और इसको बंद कर दिए और इसको केवल चालू किए, तो ये केवल भरने में n - 9 आवर लेगा। लेकिन अगर आप पानी पूरा खाली करके एक बार स्विच दबाए और दोनों टैंक को मतलब दोनों टैप को शुरू कर दिए भरने के लिए, तो ये कितना टाइम कंज्यूम करेगा पूरा कंप्लीट करने में? 6 घंटा, क्योंकि ये भी कुछ भरेगा ये भी कुछ भरेगा, तो 6 आवर में भरेगा। तो इन्होंने बोला कि बताओ कि अलग अलग कितना टाइम लेगा। तो फिर हम ये हमेशा 1 आवर का निकालेंगे कि 1 घंटे में वो टैंक का कितना पार्ट भरेगा, ठीक है ना। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या, सबसे पहले तो आप लेट वेट मानते ही हो कि लेट, है ना, टैप 1 या टैप ए, इसको हम मान लेते हैं टैप ए, इसको मान लेते हैं टैप बी, ठीक है ना, जो डायमीटर बड़ा वाला है। तो लेट टैप ए टू फिल द टैंक इन n आवर, तो कंप्लीट ना, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए इन 1 आवर, 1 घंटा में क्या भरेगा, वो कुछ पार्ट ही भरेगा। तो कितना पार्ट, तो आप ऐसे कर सकते हो कि n आवर में अगर टैप टू फिल द, या ऐसे लेट टैप ए टू फिल और टैंक का मतलब 1 टैंक, ऐसे कर सकते हो 1 टैंक इन n आवर। तो 1 आवर में क्या हो जाएगा, इन 1 आवर ए फिल 1/n पार्ट ऑफ टैंक। उसी तरह से सिमिलरली, है ना, सिमिलरली टैप बी टू फिल 1 टैंक इन n - 9 आवर, इसलिए इन 1 आवर बी फिल 1/n - 9 पार्ट, ये पार्ट लिखना चाहिए हमें, सॉरी ये ठीक है, पार्ट ऑफ टैंक, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन 6 आवर ए एंड बी बोथ फिल कंप्लीट टैंक, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि इन 1 आवर बोथ कंप्लीट या फील 1/6 पार्ट ऑफ टैंक, क्योंकि 6 घंटे में दोनों अगर मिल जाते हैं तो 6 घंटे में पूरा का पूरा टंकी ही भर देते हैं, 6 घंटा में पूरा का पूरा टंकी ही भर देते हैं, ठीक है ना, ये दिमाग में बात रखना है। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी आप कह लें,
आप लिख सकते हैं कि 1/n प्लस 1/n माइनस 9 इज इक्वल टू 1/6, क्योंकि ये अकेला 1 घंटा में भरा हुआ पार्ट है, ये अकेला b के द्वारा भरा हुआ पार्ट है और ये दोनों के मिल के, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मिल के वाला हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये a का पार्ट भरा हुआ पार्ट है, ये b का भरा हुआ पार्ट है। अब दोनों को जोड़ दिए तो दोनों को मिला के भरा हुआ पार्ट है और ये 1/6 जो है वो 6 घंटा में भर रहा था, तो एक पूरा टंकी को तो 1 घंटे में वो 1/6 भरेगा। अब फिर से एलसीएम ले लो, तो n इंटू n माइनस 9, अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ से एलसीएम कटेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा कितना, n से n कटेगा तो n माइनस 9 और प्लस ये n आ जाएगा 1/6, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर और माइनस 9n, फिर इसका जोड़ेंगे हम लोग तो ये 2n होगा, तो 6 के साथ हमारा 2n माइनस 9 आएगा, क्योंकि ये 2n और माइनस 9 है और ये 6 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 9n और ये 6 गुना के 12n इधर खींचेंगे और ये 9 6 का 54, तो माइनस में है तो प्लस में 54 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो गया n स्क्वायर माइनस, ये तो होगा नहीं, यानी तो इसी में से हम कॉमन निकाल लेते, 12 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा नहीं, तो 12 और 9 को जोड़ना होगा तो 22 और 21 हो जाएगा, 21n प्लस 54, ठीक है ना। अब चलिए, अब 21 हुआ, चलिए तो अब 21 हुआ, तो अब यहाँ से 54 को हम लोग को क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 9 जा, फिर 3 9 जा, 3 3 जा 9, तो अब 21 लाना है तो 3 3 29 27 नहीं होगा, 3 दूना के 6 ले लो और 3 3 9 ले लो, तो 9 और 6 से भी नहीं होगा, तो 3 3 9, 9 दूना 18 ले लो, 18 और 3 से हो जाएगा 18 3 21, 18 3 54, तो n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 3n प्लस 54 इक्वल टू 0, तो n कॉमन लेंगे तो यहाँ से n माइनस 18 होगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो n माइनस 18 होगा इक्वल टू 0, फिर से n माइनस 18 कॉमन, तो यहाँ बचा n माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका n का वैल्यू एक 18 आएगा, 18 आवर, और एक आएगा n का वैल्यू 3 आवर। फिर हम ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्यों नहीं एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि n माइनस 9 जब करेंगे तो 3 माइनस 9 निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, इन्होंने लास्ट में पूछा था कि फाइंड द टाइम इन विच इच टैप, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे अगर ये लिखेंगे नॉट पॉसिबल, तो अगर इसका कारण लिखना होगा तो हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि ये टैप बी फिल द टैंक इन 3 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 6 आवर, दिस इज नेगेटिव ड्यू टू बिकॉज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है ना, ये लिख देंगे, आप लिखना चाहते हो तो लिखना अच्छा होता है, आप लिख दीजिएगा जो हमने बोला। अब क्या लिख देंगे कि ए टैंक कितना ले रहा था, n आवर, तो लिख देंगे कि हेंस, इस प्रकार हेंस टैप ए, है ना, टैप ए या है ना लेजर डायमीटर टेक 18 आवर, आई होप कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, बिल्कुल 18 आवर, एंड टैप बी टेक 18 माइनस 9 दैट इज 9 आवर, यानी कि दोनों बराबर बराबर टाइम लेंगे, ठीक है ना, ये भी 9 आवर नहीं, एक 18 आवर लेगा और एक 9 आवर लेगा, है ना, जो बड़ा वाला डायमीटर है वो 9 घंटा लेगा और जबकि छोटा वाला जो डायमीटर है वो 18 घंटा लेगा इसी टैप को भरने में। आई होप कि ये क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप प्रिंट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, इसमें इतना ही। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हम बनाए हुए हैं, उसका वीडियो जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या हम आपको आई बटन में भी देते हैं, ठीक है, दोनों जगह से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे अब पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि लास्ट नाइट अ बिग स्टॉर्म हिट द सिटी ऑफ कटक, ठीक है ना, यानी कि एक अंतिम रात थी, उसमें बहुत बड़ी आंधी हुआ कटक सिटी में, ठीक है ना। वाइंड ब्लो विद द स्पीड मोर देन 200 किलोमीटर पर आवर,
जो हवा बह रही थी वो 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा तेज़ी से बह रही थी। और इतनी आंधी जब आती है तो क्या होता है, मेनी ट्रीज गोट अनरूफ्ड, बहुत सारे ट्री जो है वो जड़ से उखड़ जाते हैं। पिलर्स ब्रोकन, बहुत सारे पिलर टूट जाते हैं। मेनी प्लेसेस इन द सिटी गोट डार्कन एज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत सारे शहर जो होते हैं वो अंधेरों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है। एन इलेक्ट्रीशियन वॉज कॉल्ड टू रिपेयर द फॉल्टी वायर्स, एक इलेक्ट्रीशियन को कहा जाता है कि आप जो भी फॉल्ट हुआ है वायर उसको रिपेयर करिए। ही हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, और जब वो रिपेयर करने जाता है अपने इलेक्ट्रिक फॉल्ट को तो जो एक पोल पे चढ़ता है तो उसकी टोटल हाइट जो होती है वो होती है 5 मीटर। एक पोल है, इसकी हाइट क्या हो गई 5 मीटर टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि ही नीड टू रीच अ पिलर 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडर टेक अ रिपेयर वर्क एज शोन इन फिगर। कह रहा है कि ऊपर वाला जो हाइट है उससे कितना नीचे, ऊपर वाला हाइट से 1.3 मीटर नीचे उसे ज़रूरत पड़ रहा है पहुंचने के लिए, है ना, ये जो वायर है, ताकि वो यहाँ से सीढ़ी लगा के खड़ा होकर उसे रिपेयर कर सके, ठीक है ना, एज शोन इन फिगर आप देख सकते हैं। तो कह रहा है कि इफ़, पहला क्वेश्चन है, इफ़ द लैडर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री देन फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर रिक्वायर्ड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर रिक्वायर्ड, यानी कि एक लैडर को 60 डिग्री पे इंक्लाइन कराना है, ठीक है ना, कितना डिग्री पे 60 डिग्री पे, तो कह रहा है कि उसका लेंथ निकालिए लैडर का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ फॉर द फुट ऑफ द लैडर शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। कह रहा है कि ये जो लैडर का फुट है उसको पोल से, ये जो इलेक्ट्रिक पोल है वहाँ से कितनी दूरी पे रखी जाए ताकि उस पर पहुँच सके वो वायर को ठीक करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, हम इसको मान लिए x और इसे हम लोग निकाल सकते हैं। इसे कैसे निकाल सकते हैं, टोटल 5 मीटर हाइट है और ये 1.3 मीटर है, आई होप 1.3 मीटर है। तो यहाँ से ये जो हाइट है यहाँ वाला, इसे हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं, 5 माइनस 1.3। तो आप ऐसे कर लो, 5 माइनस 0 और 1.3, तो 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 4 में से, है ना, 1 गया 3, 3.7, तो ये 3.7 हो गया। अब लैडर का हाइट निकालने के लिए 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो आप साइन 30 डिग्री ले लो, ठीक है ना। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो साइन 60 डिग्री हो जाता है √3/2, और 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो गया 3.7, और हाइपोटेनस हमें निकालना है, यानी कि लैडर का लेंथ जो है उसको L मान लेते हैं, तो L हमें निकालना है, ठीक है ना। इसमें √3 का वैल्यू लेने के लिए नहीं बोला है, तो हम एज इट इज़ √3 का वैल्यू रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम L को इधर भेज दें तो L√3 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और 7। अब L का वैल्यू हो गया 7.4/√3। रेशनलाइज करें तो √3/√3 यानी कि 7.4√3/3, ठीक है ना। यहाँ पे आप चाहें तो √3 का वैल्यू 1.732 रख सकते हैं, ठीक है ना, या नहीं भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है ना। वो रख के आप मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दें। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि x का वैल्यू बताइए, तो x के लिए आप tan ले लीजिए, तो tan 60 डिग्री के लिए आप परपेंडिकुलर बाई बेस लिखोगे, तो tan 60 डिग्री √3 हो जाता है, परपेंडिकुलर आपका 3.7 और बेस हो जाएगा आपका x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3 इज इक्वल टू 3.7, तो x का वैल्यू 3.7/√3 आप रेशनलाइज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3.7√3/3, है ना, मीटर हो, हाँ मीटर में, और ये भी होगा मीटर में, ठीक है ना। बोथ ऑफ देम आर सॉल्व, ठीक है। चलिए अब ये दोनों सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि स्नेहल थ्रोज अ पार्टी इन हर हाउस, ठीक है। स्नेहल कोई लड़का है या लड़की है, वो अपने घर में पार्टी रखती है। फॉर द पार्टी शी हैज़ टू सर्व स्नैक्स एंड जूस टू हर गेस्ट।
अपने गेस्ट को खिलाने पिलाने के लिए पार्टी में वो क्या करती है, स्नैक्स रखती है और जूस रखती है। कह रहा है आगे कि सी हैज़ अ बिग जार, यानी कि वो लड़की थी। सी हैज़ अ बिग जार ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 42 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उसके पास जूस पिलाने के लिए जो है वो एक जार है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और हाइट 42 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो जार आपका सिलेंड्रिकल होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है ना। उसकी हाइट जो है वो हमें दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया हुआ है इनका 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस जो होगा वो 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना। कह रहा है कि फिल्ड विथ जूस। सी हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ग्लासेस फॉर द सर्विंग जूस ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेप। उसके पास जूस को देने के लिए 2 टाइप का ग्लास है। ठीक है ना। ग्लास ए विथ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर है ना। हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर है और इसका हाइट तो 42 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर इसका हाइट है। और रेडियस की बात किया जाए तो वो 7/2 सेंटीमीटर है। 2 टाइप का ग्लास है, ये ग्लास ए है और एक ग्लास बी है जिसकी हाइट को बोला जा रहा है कि वो हाइट 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है और रेडियस अभी भी हमारा 7/2 सेंटीमीटर है क्योंकि डायमीटर हमें दे रखा है ग्लास बी का भी। ठीक है ना। कह रहा कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ जूस जार। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ जूस जार, यानी कि ये जो जार वाला जूस है उसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ जार इज इक्वल टू हो जाएगा πr²h। ठीक है जी। तो पाई का वैल्यू हम क्या ले लेंगे जनरली 22/7, रेडियस का वैल्यू 7 है तो 7 × 7 और हाइट आपका 42 है तो ये 7 से 7 चला गया। ठीक है ना। तो ये गुना करिए 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 और 1 15 × 42। अब 42 का मल्टीप्लाई करना है तो 154, 42 0 कर लीजिए, मल्टीप्लाई आपको आता ही है। 4 × 2 = 8, 5 दूना के 10 और 16, 10 26, हाथ में लगा 2, 2 × 2 ये 0, 5 के 20, 2 22 और 2 24, फिर हाथ में लगा 2, 4 × 4 और ये 0, बस यही हो गया। यानी कि जो कैपेसिटी 468 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये हो गया इसकी कैपेसिटी। अब आगे कह रहा है कि इफ़ द जूस, पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द जूस इज़ टू बी सर्व इन ग्लास बी देन हाउ मेनी गेस्ट विल बी सर्व्ड। कह रहा है कि अगर जूस पिलाने के लिए ग्लास बी को यूज किया जा रहा है तो आप बताओ कि कितना जूस, कितने लोगों को जूस पिलाया जा सकता है ग्लास बी द्वारा। तो हमारे पास तो जूस की मात्रा इतनी ही है, लेकिन इस ग्लास से पिलाएंगे मतलब इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और निश्चित रूप से वो ग्लास अगर बड़ा है तो उसमें का जूस इसमें कई बार होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास n पर्सन को पिलाने के लिए जूस है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि n × वॉल्यूम ऑफ, ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ बना रहे हैं है ना, n × वॉल्यूम ऑफ ग्लास बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जार। तो n × ये हो जाएगा πr²h और ये हमारा आया हुआ है 44, या मल्टीप्लाई ना करके भी लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि कटाने में सही रहेगा। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं 154 × 42, 154 × 42। चलिए, या उससे भी अच्छा है कि आप ऊपर वाला ही लिख दें, जैसे πr² था तो 22/7 और ये 7 × 7 × 42, या इसको पाई ही रहने दे सकते हैं क्योंकि पाई से हम पाई को काट देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ का रेडियस और यहाँ का h पहले लिखिए। तो n × यहाँ का रेडियस आपका 7/2 है × 7/2 है और हाइट यहाँ का 12 है और ये हो जाएगा 7 × 7 × 42। तो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकालने के लिए 2 दूना के 4, 4 × 12 हो गया, यानी कि 7 × 7 × 42 और डिवाइडेड बाई 7 × 7 × 3। तो ये 7 से कट गया और 3 से ये भी कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो n का मतलब 14, यानी कि 14 पर्सन ऐसे होंगे जिनको हम लोग ग्लास बी से जूस पिला सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हाउ मेनी गेस्ट, तो हम लिख देंगे 14 गेस्ट
विल बी सर्व्ड, विल बी सर्व फ्रॉम ग्लास बी। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चंस भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये पूरा का पूरा आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। अगर और भी कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो, कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चंस भेजें, उसको ज़रूर हम सोल्यूशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।